आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएमसी आवाज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल जी हैं। आज हम बात करेंगे स्थानीय मुद्दों की, बात करेंगे युवा बेरोजगारों की और युवाओं में जो नशाखोरी बढ़ रही है, प्रदूषण की समस्याएं हैं। सिंगरौली के विकास की बात होती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ मुद्दों पर सिंगरौली पिछड़ता सा दिखाई दे रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आपका स्वागत है। सवाल आपसे शुरू करते हैं। चाहे हम केंद्र की बात करें, चाहे हम राज्य की बात करें या फिर जिले की बात करें, मजबूत विपक्ष का होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है ये पार्टी को कमजोर कर रही है, जनाधार को कमजोर कर रही है। विधानसभा चुनाव के समय आप कांग्रेस छोड़कर चले गए थे, फिर आप कांग्रेस में है। कांग्रेस आपने कहा कांग्रेस प्रेम है, तो हम इतने दिन उससे जुड़े हुए, लेकिन अब आपके जिला अध्यक्ष बनने पर भी जिस तरह से राम शिरोमणि सहवाल जी और तमाम लोग विरोध दिखा रहे थे, तो ये जो एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जो है पार्टी को कमजोर कर रही है और इसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से प्रदेश से कांग्रेस की सरकार जो है वो चली गई और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो मजबूत विपक्ष फिर कैसे रह पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एसएमसी न्यूज़ को धन्यवाद करता हूं कि आपने जनता के मुद्दे को लेकर हमें बुलाया है और हमारे मित्र को बुलाया है। हमारी अभी एक सप्ताह पहले नई हमारे प्रदेश से नेतृत्व में, राष्ट्रीय नेतृत्व में हमें जिले के जिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष में जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस परिवार बड़ा परिवार है, सबको लेकर चलने की जिम्मेदारी मिली। हम निश्चित रूप से सबको लेकर चलेंगे, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। और पहले के 20 वर्षों से आप देखते हैं कि मैं काम जनता का नीचे से लेकर ऊपर तक गरीबों के मुद्दे बनाते रहे और आगे बढ़ाएंगे। रही बात विरोध, तो ये तो इतिहास गवाह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जब राज्याभिषेक होना था तो मंत्रा और कैकेयी जैसे लोग ने उनका विरोध किया था। स्वयं जो सत्य के प्रतीक माननीय युधिष्ठिर माने जाते थे, उनका भी गौरव सेना ने विरोध किया। ये तो होता रहता है। अब मैं कोशिश करूंगा कहीं कोई ऐसी बात नहीं हो, थोड़ा बहुत कहीं से होता है तो हमने उसको बैठ कर समझ। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, यानी हम ये माने कि प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर वनवास मिला है? तो नहीं, कांग्रेस में वनवास जनता ने नहीं, जनता ने नहीं, वही आप इनकी बात कर रहे हैं। कांग्रेस को तो लोगों ने सत्ता के लालच में खरीद फरोख्त कर विधायकों को और अपना सरकार बनाया है और देश को कोरोना जैसी महामारी, कोविड-19 जैसी महामारी को ले आकर यदि मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की बात न होती, सरकार बनाने की बात न होती, सरकार बचाने की बात न होती, तो शायद आज मध्य प्रदेश में कोरोना इतना बड़ा या देश में कोरोना इतना नहीं था। आपको पता होगा कि हमारे राष्ट्रीय लीडर माननीय राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को ही कह दिया था कि कोरोना बहुत बड़ी महामारी है, इससे निपटने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कर रहे थे जब दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, और जैसे ही नमस्ते ट्रंप खत्म होता है तो उन्हें मध्य प्रदेश सरकार को गिराने की बात चल रही थी। जब हमारे स्पीकर ने कहा कि अभी सदन नहीं हो सकता, कोरोना जैसे महामारी चल रही है,
मजाक उड़ाए जा रहे थे, राहुल गांधी जी के मजाक उड़ाए गए। यदि 12 फरवरी को नमस्ते ट्रंप न होता, गुजरात में इतनी बड़ी महामारी न आती। 10,000 लोग बाहर से आते हैं इस महामारी में, और इसके बाद जब 200 लोग थे तो आपने डंडे मारकर लॉकडाउन किया, और जब देश में 2.25 लाख संख्या पहुंच गई तो आप लॉकडाउन खोल रहे हैं। यदि उसी वक्त आपकी नीतियां सही होती तो 10-12 मार्च को भी यदि आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाजों को बंद करके, उड़ानों को बंद करके, और 5 दिन 6 दिन का आप समय दे देते कि भैया जिसको जहां जाना है वो वहां चला जाए, तो आज इतनी बड़ी जो मजदूर, इतने बड़े मजदूर, इतने मजदूर की संख्या मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, रोड पे 1200, 1400 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, वो कतई न चलते और आज शांति से वो अपने घरों में होते और एक भी कोविड-19 न फैलता। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र की रणनीति रही है उसकी ये फेल्यूर रही है कि जनवरी में कोरोना का पेशेंट मिलता है और उसके बाद विपक्ष में राहुल गांधी जी के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा ये बार बार चिल्लाया जाता है कि ये इसके परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं वो लगातार चलती रहती हैं, जिसका खामियाजा अब श्रमिकों को भुगतना पड़ रहा है कि वो कहीं ना कहीं रोड पे कभी मालगाड़ियों के नीचे आ रहे हैं या अपनी मंजिलों तक पहुंचने से पहले जो है वो अपनी जिंदगी की जंग हार रहे हैं। भाई कोरोना पैदल चल के नहीं आया चाइना से, कोरोना उड़ानों से आया, हवाई जहाजों से आया। उसमें गरीब जनता, और सफर कौन कर रहा है? गरीब जनता, मध्यवर्गीय परिवार ये देश का सफर कर रहा है। आपने ये बातें कही, अब इस पे हम जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वीरेंद्र गोयल जी से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर वो लॉकडाउन 1, 2, 3 की बात करते हैं और खासतौर से कहते हैं कि लोग स्वस्थ हुए हैं, लेकिन कितने बढ़ रहे हैं इस पे भी बात होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि पहले तो मैं एसएनसी न्यूज़ में आज आप सबों का आमंत्रित किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको भी धन्यवाद। और हमारे अजीज मित्र आदित्य सिंह चंदेल जी, जो कि अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं शहर जिला कांग्रेस के, आज मैं आपके माध्यम से आपका भी अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि अभी अदिति ने बताया, पूरा विश्व इस बात को जान रहा है कि यह कोरोना जैसी महामारी जब भारतवर्ष में पूर्ण रूपेण स्थिति में आएगी तो यहाँ पर कोरोना के संक्रमित मरीज इतने हो जाएंगे इस आबादी को देखते हुए, और पूरे विश्व ने सराहा, पूरे हिंदुस्तान ने सराहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समय से पहले जो लॉकडाउन किया गया, आज उसकी देन है कि हम सब लोग आज इतनी कम तादाद में यहाँ कोरोना के संक्रमित मरीज हुए। जैसा कि आप सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, जो एक्टिव केस हैं उसमें दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक संख्या में सुधार भी हो रहा है। संख्या जरूर 2.25 लाख तक पहुंची, लेकिन उसमें सुधार होने वालों की भी संख्या ज्यादा है। जहां तक कोरोना के एहतियात बरतने की बात है, आम जनता यह जान रही है कि सबसे ज्यादा बुरी स्थिति आज के दिन महाराष्ट्र। मेरा ऐसा मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार नहीं स्थापित है, उस जगह पर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? आज महाराष्ट्र का प्रत्येक श्रमिक जिस तरह से पलायन होकर के अपने अपने राज्यों में आना शुरू किया, यह मध्य प्रदेश सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। आज उन्होंने यह आदेश किया कि हम कोई भी ऐसे श्रमिक को अपने राज्य में आने पर उस तरह की सुविधाएं प्रदान करेंगे, उनको उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा विलंब हुआ,
लॉकडाउन एक के बाद के लॉकडाउन को श्रमिक और जिन कंपनियों पर वो निर्भर थे आखिर वो कब तक हुआ भी वही, वो सड़क पर आ है गए। कि उसमें पहले शुरू में जब लॉकडाउन लगाया गया था तो प्रत्येक यह ऐसी बीमारी थी कि इसका कोई इलाज नहीं था। आज पूरे विश्व में इसका कोई इलाज अभी तक नहीं बना, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी। ऐसा लोगों का मानना था कि अगर हमारा लॉकडाउन पूर्ण रूपेण अगर कर्फ्यू के रूप में जैसा साबित हो जाता और सफल हो जाता तो शायद यह स्थिति न पैदा हो। नहीं, इसको बढ़ाने को तो हम एक सराहनीय कदम कहेंगे, लेकिन उसको बढ़ाने से पहले श्रमिकों के लिए बेहतर पहले ही सोच लिया जाता तो आज ये श्रमिक इस तरह से रोड पर आकर अपनी जान नहीं दे रहे होते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से समस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके सबको यह अपना निर्देश दिया था कि आप सब लोग अपने अपने राज्यों में जो भी अन्य राज्यों के श्रमिक फंसे हुए हैं उन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उनके खाने, राशन पानी, उनके रहने की व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान रखना। लेकिन जिन राज्यों ने उसका पालन नहीं किया आज वह स्थिति भयावह होती चली। तो उनमें क्या आप मध्य प्रदेश को भी रखे हुए हैं? मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ इंदौर जो शुरुआत में पहले दिन से काफ़ी कोरोना संक्रमित मरीज प्रारंभ हुए, उसका धीरे धीरे असर भोपाल पे भी आया। आज जो 7,500 की संख्या है उसमें अगर जो मरीज ठीक हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हुई है उसके बाद लगभग 3,000 है। इतने बड़े राज्य में अगर 3,000 हैं तो मैं समझता हूं कि कोई ज़्यादा संख्या नहीं। लेकिन पूरे देश में जो संख्या एक दिन में बढ़ रही है उससे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पूरे देश में अगर आप बात करें तो ग्राफ के एक दिन के ग्राफ के हिसाब से सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र में संक्रमित मरीज आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए दोषी है। महाराष्ट्र सरकार जो है क्योंकि वहाँ पर उन श्रमिकों को सही उचित व्यवस्था नहीं दे पा रही थी, इसलिए वहाँ के श्रमिक पलायन करना शुरू किए। और श्रमिक जो पलायन करके हमारे मध्य प्रदेश में आए हैं, जैसे कि सिंगरौली में वो 11 जो संक्रमित मरीज पाए गए उसमें 10 लोग महाराष्ट्र से ही आए थे। और आज के दिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो मुझे जानकारी है कि वो 11 के 11 लोग स्वस्थ भी हैं और बहुत जल्द 2, 4, 5, 6 दिन के अंदर वो अपने अपने घरों को भी आ जाएंगे। अच्छा, एक मुख्तसर सी बात है कि इस लॉकडाउन पे जैसा कि अरविंद जी ने कहा, श्रमिकों को जिस तरह से वो रोड पर आ गए, चाहे मुंबई की बात करें चाहे दिल्ली की बात करें, उनके सब्र का पैमाना छलक गया। और अगर इस तरह से लॉकडाउन को बढ़ाना ये तो एक सराहनीय कदम रहा है, लेकिन उससे पहले अगर हम इंटरनेशनल फ्लाइट से लोगों को बाहर से बुला सकते हैं, वेलकम ड्रम कर सकते हैं जैसा कि आपने कहा, तो क्या हमें नहीं मालूम था कि तमाम जगह पे जो श्रमिक रह रहे हैं आखिर वो कब तक रहेंगे? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे एक इम्प्लीमेंट की बात कहना कि आप श्रमिक जहाँ हैं वो वहीं रहेंगे, कंपनियां उनको रखेंगी, कंपनियों का काम प्रभावित है, वो खुद खस्ता हाल में पहुंच गए हैं, तो वो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में श्रमिकों को कितने दिन रख सकते थे? और वही हुआ, वो रोड से बाहर आ गए। जैसे ही थोड़ी संख्या का अंदेशा लगा वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत लॉकडाउन की घोषणा की। उस बीच में ऐसा श्रमिकों को लाने का कोई भी दिमाग में, चूंकि जनता के जीवन की बात थी, एक लॉकडाउन को लगाया गया। धीरे धीरे वह लॉकडाउन बढ़ते बढ़ते 2 माह तक चला गया। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4। आज उसकी देन है कि वहाँ पर रहने वाला श्रमिक जब वो परेशान होने लगा तो वो अपने अपने राज्यों को आने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। वहाँ की राज्य सरकारें जो कि साधनों के द्वारा भेजा जाना था वो साधन उनके द्वारा प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे थे। आज वो सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जिस तरह से श्रमिक निकल कर आए और उनके मरने की खबर लगातार मिलती रही, कुछ लोग थकान से, कुछ गाड़ियों के नीचे आकर और कुछ हताश होकर जिंदगी की जान हार गए। एक भी श्रमिक अगर अपने देश का मरता है तो हम उसे किसी भी स्थिति में लॉकडाउन की सफलता नहीं कर सकते। उनमें से जो लोग मरे हैं वो कोरोना इफेक्टेड नहीं थे, लेकिन वो इस जो बदहाली की व्यवस्था थी कहीं ना कहीं उसका शिकार हुए हैं। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। ये जो आपने कहा एक ट्रेन दुर्घटना माना जा सकता है, ऐसा कहीं पर भी ऐसी बातें कम अमूमन
एकाध दो की संख्या में होगा जो आपकी जानकारी है। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई भी श्रमिक पैदल चल करके आया और वो उस बदहाली की वजह से, उतना पैदल चलने की वजह से वह श्रमिक की मृत्यु हो गई। आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा है जहाँ आप ये बता सकते हैं कि किस तरह से श्रमिकों की मौत हुई है? ये जानकारी आपको होगी। काफ़ी मौत हुई है श्रमिकों की। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने किसी से कोई चर्चा नहीं की। जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी किया था, हर बात में 135 करोड़ भारत की बात करते हैं। क्या जब लॉकडाउन किए कंप्लीटली उनको ये पता नहीं रहा होगा कि 135 करोड़ लोग कौन कहाँ गया होगा, कौन कहाँ जाके फंस जाएगा? एक छोटी सी घटना बता दें आप, अपने स्मरण घटना। एक बाप अपने बेटे को कैंसर का इलाज कराने कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे जाता है। 20 तारीख को उसका ऑपरेशन होता है, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा दिया जाता है, 23 की रात से पूरी ट्रेनें बंद कर दी जाती है। ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल से उसको निकाल दिया जाता है, होटल बंद है, रहने के ठिकाने बंद है। वो कैंसर पेशेंट लेके व्यक्ति 2 महीने तक पेड़ के नीचे बैठा रहा। एक उदाहरण बता रहा हूं कि क्या है, यदि आप सबसे चर्चा करते, सबसे बात करते और आप 300 लोग थे, 4 दिनों के लिए आप ट्रेनें जो आज दे रहे हैं वो फ्री कर देते, लोगों को बता देते कि ये बड़ी बीमारी है, आप जहाँ का निवास है उसका गंतव्य स्थान जहाँ जाना चाहते हो चले जाए। आखिर अब तो आप उनको भेज रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा पहले होते। हम कब भेज रहे हैं? जब 1.5 लाख के ऊपर पार कर गया, 1 लाख के ऊपर पार कर गया, इसके बाद भेजना चालू की। जब 300 था, 135 करोड़ में 300 लोग थे, 500 लोग थे, यानी आपके कहने का मतलब है कि ग्राउंड लेवल पे जिंदगियां अफेक्टेड रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम खैर अब दूसरे उस पे जाते हैं। इस पे कुछ और कहना चाहेंगे क्या? मेरा मात्र यह कहना है कि किसी भी देश किसी अच्छे कार्य को सराहा जाना चाहिए। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जैसे कि अभी इन्होंने एक उदाहरण दिया, एक बॉम्बे में कैंसर पेशेंट जो देश की जनता का मालिक हो, देश की जनता की सेवा में लगा हो, उसके लिए देश की जनता का समस्त लोगों के बीच में किस तरह का स्टेप लेना है। ऐसे अमूमन ये एक उदाहरण हो सकता है, ऐसे 25 उदाहरण हो। कोई हमारे यहाँ से बनारस जाके फंस गया होगा, कोई पत्नी से दूर आ गया हो। लेकिन सरकार जब भी कोई स्टेप लेती है तो उस स्टेप पर वह यह विचार करती है कि यह इस समय में, इस समय के योग्य कितना है। आज लॉकडाउन आपके नजर में कोई हो सकता है कि इसकी बहुत बड़ी 1.5-2 लाख संख्या बताने की वजह से आप सबों को संख्या ज्यादा लग रही है। ऐसा विशेषज्ञों का मानना था, विशेषज्ञों का कहना था कि अगर यह भारतवर्ष में जिस दिन फैलेगा तो इसकी दर जो है 1 हफ्ते 15 दिन में 8 लाख तक पहुंचेगी। आज हम 2 लाख के संख्या में नजदीक 2 लाख पे पहुंचे और उसी अनुपात में हमारे मरीज भी ठीक हो रहे हैं, उसी अनुपात में उनकी सेवा भी की जा रही है। जहां तक बॉम्बे की बात आपने किया, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी व्यक्ति, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा उसको जिला प्रशासन के द्वारा उसको साधन सुविधा मुहैया कराई गई होगी, हॉस्टल क्वारंटाइन में रखा गया होगा, हॉस्टल में व्यवस्था रखी गई होगी। लेकिन यह बॉम्बे की विशेष व्यवस्था हो सकती है, अन्य राज्यों में भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी कार्य जो मोदी जी ने किया है, यह हमारा देश ही नहीं पूरे विश्व में यह चर्चा का विषय है कि मोदी जी ने जो लॉकडाउन को लगाया, आज उसकी देन है कि हम सब लोग इस संख्या तक मात्र पहुंचे। अगर यह लॉकडाउन न लगा होता, अगर यह लॉकडाउन के पहले श्रमिकों को बुलाने के ऊपर सोचा जाता, आज हमारी 200 ट्रेनें 100 ट्रेनें लगा दी गई, 20 ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें लगा दी गई, श्रमिक खत्म नहीं हो रहे। आज हमारे अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश का व्यक्ति हो,
या किसी प्रदेश का व्यक्ति हो, वह श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा है। इतनी ट्रेनों को लगाने के बाद भी सब श्रमिक नहीं लौट पाए। अगर वैसे समय में हम अगर श्रमिक के लिए ट्रेन लगाते तो शायद हमको इसका दुष्परिणाम झेलना भी पड़ सकता था। आज मैं यह मानने के लिए तैयार हूँ कि 1 लाख की संख्या पहुंचने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टेप किया, क्योंकि उनके दर्द को समझा। हम आपको रोककर, हालांकि ये हम इस बात को थोड़ा लंबा लेके चलेंगे, हमको और भी चीजों में आपसे बात करना है, लेकिन हम आपसे ये भी कहेंगे कि जिस समय ये लॉकडाउन शुरू हुआ उस समय ये संख्या काफी कम थी, लेकिन श्रमिकों का बाहर निकलना, मुंबई की स्थिति क्या है किसी से छिपी नहीं। एक साथ सैकड़ों के श्रमिकों का निकल जाना, दिल्ली में भी सैकड़ों श्रमिकों का निकल जाना, और उसके बाद ये इस संख्या को और बढ़ाई। उस समय जब ये लोग एक दूसरे से कम इन्फेक्टेड थे, अगर उस समय उन्हें सुरक्षित जगह पे पहुंचाकर एक सुरक्षित किला जैसा बना दिया गया होता तो शायद ये स्थितियां इस स्तर तक भी नहीं पहुंचती। जब श्रमिक सैकड़ों की संख्या में बाहर आ गए तो कहीं ना कहीं उसके खराब परिणाम दिखने ही थे जो दिखाई दिए, और ये संख्या आप ये भी देखिए तमाम लॉकडाउन के बाद भी लगातार बढ़ रही है, और अब तो लॉकडाउन में ढील भी दिया जा रहा है। स्थितियों को कैसे गाड़ी को वापस पटरी पे लाया जाए ये भी सोचा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोरोना की जंग खत्म हो गई है या संख्या जो है वो निरंतर नहीं बढ़ रही है। ये ऐसा है कि इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तक कोई इसकी उचित इलाज नहीं होता व्यवस्था, तब तक कोरोना के साथ हमको जीना है। आपको यह पता होगा कि अभी जो हमारे सिंगरौली जिले में जो मरीज आए हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम्स देखने को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो जब जिस बीमारी में यह पता न लग सके कि यह कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी हो सकता है, आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति कोई कोरोना पॉजिटिव है यह पता हमें नहीं है, हमको उससे जीना है, उसके साथ में रह करके जीना है। इसलिए आर्थिक स्थिति को भी देखना होगा, जनता को भी उन्होंने देखा है, आर्थिक स्थितियों का भी ध्यान रखा है, उद्योगों को चलाने की भी जरूरत है। अगर सरकार को अपने दृढ़ता के साथ काम करना है तो बिल्कुल उस पर जो है जो आज की स्थिति में उन्होंने निर्णय लिया है वो निर्णय स्वागत है। आप देख रहे हैं SMC आवाज